हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 का सेकंड पार्ट, बैलेंस केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन। मैं वैभव सिंह और आप देख रहे हैं सीबीएसई शिक्षा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम स्टार्ट करेंगे बैलेंस केमिकल इक्वेशन। रिकॉल द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ द मास दैट यू स्टडी इन क्लास 9th। आप जो पहले आपने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की एक इक्वेशन पढ़ी होगी, आप उसको एक बार याद करिएगा। मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय। आप देखेंगे कि जो मास होता है वो ना ही बनता है और ना ही बिगड़ता है। That is, the total mass of the element present in the product of a chemical equation has to be equal to the mass of the element present in a reaction। इसका मतलब ये है कि जो टोटल मास जो कि रिएक्शन के टाइम होता है, वही रिएक्शन जो प्रोडक्ट में तब्दील हो जाता है उसके बाद भी वही मास होता है। मतलब जो मास होता है वो नहीं बदलता, टोटल मास जो होता है वो अपना कंजर्व रहता है इक्वेशन में। इन अदर वर्ड, द नंबर ऑफ द एटम ऑफ द ईच एलिमेंट रिमेन द सेम बिफोर एंड आफ्टर द केमिकल रिएक्शन। और इसका मतलब ये है कि जो नंबर ऑफ द एटम होते हैं वो जो इक्वेशन होता है उसमें सेम होता है पहले भी और बाद भी। हैंस वी नीड टू बैलेंस द स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। तो इसलिए हमें केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने की ज़रूरत होती है ताकि हम मास को इक्वेट कर पाएँ। इन द केमिकल इक्वेशन 1.2 बैलेंस। अब आपको ये बताना है कि ये जो केमिकल इक्वेशन है 1.2, ये क्या बैलेंस है? 1.2 हम फिर से दिखाते हैं, Mg + O2 विल गिव यू MgO। अब देखिए आपके यहाँ पे बैलेंस नहीं है क्योंकि जो रिएक्टेंट है उसमें O2 है, वो 2 O2 है, ऑक्सीजन के 2 कंपाउंड है, और जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है उसमें मात्र एक ही कंपाउंड है। इसलिए अपन को MgO के आगे 2 लगाना पड़ेगा और Mg के आगे भी 2 लगाना पड़ेगा ताकि इक्वेशन को अपन बैलेंस कर पाएँ। Let us learn about balancing a chemical reactions by step। अब अपन क्या करेंगे, कुछ केमिकल रिएक्शन को देखेंगे जो कि बोर्ड CBSE 10th क्लास में पूछी जाती हैं। The word equation from the activity 1.3 may be represented as zinc plus sulfuric acid will give you zinc sulfide plus hydrogen। अब यहाँ पे एक इक्वेशन दे रखी है जिसको रिएक्ट कराया गया है, जिंक को रिएक्ट कराया गया है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। तो अपने जो प्रोडक्ट बनते हैं वो कैसे बनते हैं? जिंक सल्फेट बनता है और हाइड्रोजन बनते हैं। द अबव वर्ड इक्वेशन में बी रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन। अब जो यहाँ पे इक्वेशन दे रखा है, हमने पहले ही कहा था कि जो सुटेबल तरीका होता है इक्वेशन को लिखने का वो होता है फॉर्मूले के टाइप लिखने का। जैसे Zn का Zn होता है, जिंक का Zn होता है, सल्फ्यूरिक एसिड का होता है H2SO4। तो इस तरीके से अपन लिखेंगे Zn + H2SO4 विल गिव यू ZnSO4 + H2। अब यहाँ पे लिखा है लेट अस एग्जामाइन द नंबर ऑफ द एटम ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट। अपन को ये भी चेक करना है कि जो नंबर ऑफ द एटम है एलिमेंट के वो क्या सेम हैं कि अलग अलग हैं, क्योंकि मास दोनों साइड सेम होना चाहिए। अगर एटम दोनों साइड सेम होंगे तो फिर इनके मास भी लगातार दोनों साइड सेम होंगे। अब यहाँ पे देखिए जैसे Zn है तो रिएक्टेंट में LHS साइड में 1 है और यहाँ भी 1 है तो इक्वेट हो गए। हाइड्रोजन में 2 दोनों साइड हैं तो वो भी इक्वेट हो गए। सल्फर की वैल्यू भी दोनों तरफ 1 है तो वो भी इक्वेट हो गए। जो ऑक्सीजन है उसकी भी दोनों तरफ HH 4 है तो वो भी इक्वेट हो गया। इसका मतलब ये रिएक्शन है, ये वैलेंस रिएक्शन है और इसको अपन को बैलेंस नहीं करना पड़ेगा। As the number of the atom of the each element is the same on both the side of the arrow, that is the equation, then the equation is to be balanced। अब ये इक्वेशन जो है अपनी बैलेंस है। अब अपन एक और इक्वेशन देखते हैं 1.4 इक्वेशन। लेट अस ट्राई टू बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन। अपन एक केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करने की कोशिश करते हैं जिसमें है Fe + H2O विल गिव यू Fe3O4 + H2। यहाँ पे दे रखा है एक इक्वेशन जिसमें आयरन को वाटर के साथ रिएक्ट करके Fe3O4 का प्रोडक्ट बनाया जा रहा है और हाइड्रोजन गैस को इवॉल्व कराई जा रही है। अब अपन इसको कुछ अलग अलग स्टेप में देखेंगे। पहला स्टेप क्या है? टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन। फर्स्ट ड्रॉ द बॉक्सेस। अपन को क्या करना पड़ेगा? अगर अपन को बैलेंस करना है इक्वेशन को तो सबसे पहले अपन को बॉक्स बनाने पड़ेंगे सब फॉर्मूले के पास। डू नॉट चेंज एनीथिंग इनसाइड द बॉक्स। आपको कोई भी चेंज नहीं करना है बॉक्स के अंदर। जैसे ये देखिए Fe H2O Fe3O4 और H2 बॉक्स में है तो आपको कुछ भी चेंज नहीं करना है बॉक्स के अंदर। लिस्ट द नंबर ऑफ द एटम ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट प्रेजेंट इन अनबैलेंस इक्वेशन। अब आपको ये देखना है कि कितने नंबर ऑफ द एटम प्रेजेंट हैं और कितने नंबर ऑफ द एटम नहीं प्रेजेंट है। जैसे यहाँ पे एलिमेंट देख रखा है Fe H और O। हमने देखा कि जो रिएक्टेंट है उसमें 1 पाया गया है Fe और हमने देखा प्रोडक्ट में 3 पाए गए हैं Fe। इसी तरह जो हाइड्रोजन है वो 2 पाए गए हैं अपने LH में और 2 पाए गए हैं अपने हाइड्रोजन में। मतलब हाइड्रोजन तो आपके बैलेंस है और ऑक्सीजन भी आपको रिएक्टेंट में आप देखोगे तो H 1 पाए गए हैं और ऑक्सीजन साइड में 4 पाए गए हैं प्रोडक्ट में। तो इसके मतलब हाइड्रोजन
ऑक्सीजन और Fe ये जो हैं ये अपने कैसे हैं, अनबैलेंस है और दोनों साइड इनके जो एटम्स हैं वो इक्वेट नहीं है, तो आपको पहले इनको इक्वेट करना पड़ेगा। इट इज़ ऑफन कन्वीनियंस टू स्टार्ट बैलेंसिंग विद द कंपाउंड दैट कंटेन द मैक्सिमम नंबर ऑफ द एटम। अब अपन को बैलेंस करना पड़ेगा ताकि दोनों साइड LHS और RHS में सेम नंबर ऑफ द एटम प्रेजेंट हो। It may be a reactant or a product in that compound. Select the element which have the maximum number of the atom. आपको ये सिलेक्ट करना है जिस एलिमेंट में सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ द एलिमेंट में सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ एलिमेंट में नंबर ऑफ द एटम पाए गए। यूजिंग दिस क्राइटेरिया वी कैन सिलेक्ट Fe3O4 and the element oxygen in it. There are the 4 oxygen atom on the RHS and only the 1 LHS. अब अपन को देखा कि यहाँ पे 4 ऑक्सीजन के हैं प्रोडक्ट में और रिएक्टेंट में 1 है, तो अपन को इक्वेट करने के लिए इक्वेशन में 4 लगाना पड़ेगा। जैसे साइड में देखिए आप O की वैल्यू 1 है तो आपको H2O के पहले 4 लगाना पड़ेगा। इसी साइड प्रोडक्ट में फिर आपके प्रोडक्ट में आपके जो एटम होंगे वो हाइड्रोजन के 2 हो जाएंगे और जो रिएक्टेंट है उसमें 4 रहेंगे, तो आपको प्रोडक्ट में भी H2 के आगे 2 लगाना पड़ेगा ताकि वो इक्वेट हो पाए। टू इक्वलाइज द नंबर ऑफ द एटम, it must be remembered that we cannot alter the formula of the compound or the element involved in the reaction. ये आपको देखना ज़रूरी है कि आपको कोई भी कंपाउंड या एलिमेंट का फॉर्मूले को अलग नहीं करना है, सिर्फ आपको उसमें कोफिशिएंट लगाना है, उसमें आपको स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट लगाना है ताकि इक्वेशन को अपन बैलेंस कर पाएँ। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अपन एग्जाम्पल के लिए टू बैलेंस द ऑक्सीजन एटम वी पुट द कोफिशिएंट 4 as 4H2O and not the H2O4 or H2O whole 4. Now the partially balanced equation become, तो आपने यहाँ पे देखा कि अगर आपको किसी चीज़ को बैलेंस करना है तो आपको स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट में और किसी भी नंबर को लगाना होगा ताकि आप इक्वेशन को बैलेंस कर पाए, ना कि H2O4 की तरह और ना ही H2O whole 4 की तरह। अब हम देखेंगे स्टेप 4, Fe and H atom are still not balanced. Pick any of these elements to proceed the further. Let us balance the hydrogen atom in the partially balanced equation. To equalize the number of the hydrogen atom, make the number of the molecule of the hydrogen as a 4 or on the RHS. हमने बोला कि देखिए जैसे यहाँ पे दे रखा है कि यहाँ पे हाइड्रोजन 2 यहाँ पे तो हाइड्रोजन बैलेंस है तो इसकी प्रॉब्लम नहीं है। अब तो 5th में क्या दे रखा है, examine the above equation and pick up the third element which is not balanced. You will find that only the one element is left to be balanced. This is the iron. आप ऊपर के इक्वेशन में ये देखोगे कि बस आयरन ही ऐसा एलिमेंट है जो बैलेंस है, बाकी कोई भी बैलेंस नहीं है, तो फिर आपको इस इक्वेशन में बैलेंस करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे एक इक्वेशन लिखी है, इक्वेशन 1.8, तो आप इसमें देखिए कि Fe प्रोडक्ट में 3 एटम हैं Fe के, लेकिन रिएक्टेंट में तो 1 ही है, तो फिर अपन को क्या करना पड़ेगा, Fe के आगे 3 लगाना पड़ेगा। ऐसे ही H2O के आगे 4 लगाना पड़ेगा, क्योंकि अपन देखोगे कि जो प्रोडक्ट है उसमें प्रोडक्ट में O2 की O4 हैं और यहाँ पे O है, सिंगल O है, मतलब यहाँ पे एटम 4 है और यहाँ पे एटम 1 ही है, तो उसको 4 से इंटू करना पड़ेगा। लेकिन आप देखोगे कि यहाँ पे आप 4 से इंटू करोगे तो यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हो रहे हैं, हाइड्रोजन तो आपके देखो यहाँ पे 8 हो रहे हैं, 8 हाइड्रोजन हो रहे हैं, तो आपको इसलिए प्रोडक्ट में बैलेंस करने के लिए H2 के आगे भी 4 लगाना पड़ेगा ताकि ये बैलेंस हो जाए। Finally, to check the correctness of the balance equation, we count the atom of the each element on both the side of the equation. अब आपको लास्ट में क्या करना पड़ेगा, पूरे इक्वेशन बैलेंस करने के लिए और पूरे इक्वेशन को चेक करने के लिए आपको एटम गिनने पड़ेंगे। अगर यहाँ पे एटम सेम होंगे तो मतलब ये रिएक्शन है, ये बैलेंस हो जाएगी आपकी। अब यहाँ पे कुछ इक्वेशन, जैसे कि आप ये इक्वेशन देखोगे यहाँ पे ये बताया गया, जैसे ये पढ़िए आप, मैं पढ़ाता हूँ। राइटिंग सिंबल ऑफ द फिजिकल स्टेट, अपन को सिंबल देखने के किस तरीके से सिंबल लिखे जाते हैं। केयरफुली एग्जामाइन द अबव बैलेंस इक्वेशन 1.9 को आप एक बार इक्वेशन को चेक करिए। Does this equation tell us anything about the physical state of ment of the each reactant and product? अब आपको क्या इस रिएक्शन को देख के पता चल रहा है कि Fe क्या मोल्टन स्टेट में है, क्या पिघले हुए स्टेट में है, क्या हार्ड है, नहीं चल रहा ना आपको। नो इन्फॉर्मेशन हैज़ बीन गिवन इन द इक्वेशन अबाउट देयर फिजिकल स्टेट। तो क्या होता है कि इक्वेशन अपन को सुटेबिलिटी तो बताता है, लेकिन ये अपन को उसकी ये नहीं बताता कि किस फिजिकल स्टेट में एलिमेंट है यहाँ पे। To make the chemical equation more informative, a physical state of the reactant and the product are mentioned along with the chemical formula. तो अपन को बहुत सुटेबल बनाने के लिए इक्वेशन, अब आपको मैंने पहले भी बताया था कि केमिकल इक्वेशन जो होती है वो बहुत सुटेबल इक्वेशन होती है किसी भी रिएक्शन को एक्सप्रेस करने के लिए।
उसको और भी इंफॉर्मेटिव और भी इजी बनाने के लिए अपन किसी भी इक्वेशन, किसी भी एलिमेंट के नीचे उसकी स्टेट लिखते हैं। जैसे ये इक्वेशन देखिए, आपने यहाँ पे बहुत सारे स्टेट लिखे हैं और यहाँ से नोटेशन होते हैं। जैसे नोटेशन G लिखा हो तो गैस का नोटेशन, L लिखा हो तो लिक्विड का नोटेशन, AQ लिखा हो तो एक्वस का नोटेशन और S लिखा हो तो सॉल्यूशन का। अब जैसे ये इक्वेशन पढ़िए आप 1.10, यहाँ पे एक इक्वेशन लिखी है 3FeS + 4H2OG will give you FeC Fe3O4S + H2। तो इससे आपको ये पता चल रहा है कि जो Fe है, S का मतलब वो सॉलिड में है, H2O है वो गैस में है और Fe3O4 है वो अपना सॉलिड में है और जो अपने H2 है वो गैस में है। नाउ दैट द सिंबल G is used with the H2O to indicate that in this reaction water is used to form the steam। अब यहाँ पे ये बोला गया है कि जो H2O के सामने गैस लिखा है, G लिखा है, उसका मतलब गैस होता है। उसका मतलब ये लिखा है कि जो वाटर है वो स्टीम के फॉर्म में यूज़ करा गया है इस इक्वेशन में। यूजली द फिजिकल स्टेट आर नॉट इंक्लूडेड इन अ केमिकल इक्वेशन अनलेस इट इज नेसेसरी टू स्पेसिफाई देम। Sometimes the reaction conditions such as the temperature, pressure, catalyst, etc. for the reaction are indicated above। कुछ रिएक्शन में टेम्परेचर, प्रेशर, कैटलिस्ट भी यूज़ होते हैं तो उनको भी अपन को लिखना पड़ता है और वो एरो के नीचे और एरो के ऊपर लिखे जाते हैं। जैसे यहाँ पे 1.11 और 1.12 इक्वेशन में आप देखोगे कि CO + 2H2 विल गिव यू 340 ATM विल गिव यू CH3OS। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि ये जो रिएक्शन है वो 340 ATM के साथ प्रोसीड हो रही है और इतनी प्रेशर लगेगा इस रिएक्शन को प्रोसीड करने में। साथ ही यहाँ पे एक इक्वेशन लिखी है CO2 + 12H2O विल गिव यू सनलाइट और H2O के प्रेजेंस में C6H12O6, 6O2 और 6H2O, ये दो इक्वेशन लिखी हैं। आशा करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो। अगली वीडियो में मैं आपको इसके आगे का टाइप ऑफ रिएक्शन पढ़ाऊँगा। थैंक यू। सब्सक्राइब, लाइक माय चैनल।